साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के। साथियों, वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए हम एक तरफ ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं, वहीं साथ के साथ हम पुराने प्रश्नों को भी हल करवा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी में किसी भी तरीके की कमी ना रहे। और ये पुराने प्रश्न एक बार हम प्रतिदिन एक किसी न किसी स्टेट का कहीं ना कहीं का पुराना पेपर जरूर लेकर आएंगे, आपको हल करवाएंगे, जिससे हमें पता चलता है कि पेपर में किस तरीके के प्रश्न आते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि हम कितनी भी तैयारी कर लें, हमारे सामने केवल पेपर में ही आते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी हमसे छूट के जा ना पाए, उनकी भी हम भरपूर तैयारी कर लें, इसलिए पुराने प्रश्नों को भी हल करना बहुत ज़रूरी है। आज हम हल कर रहे हैं वर्ष 2018 के प्रश्न पत्र को लिए, जो हिंदी साहित्य का सिलेक्शन हुआ था 2018 की जो है भर्ती का, जब 150 अंक का पेपर होता था। उसमें जो 60 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के पूछे गए थे, उनका ये पार्ट 2 है। एक वीडियो में हम 30 प्रश्न हल करते हैं और उसी के आगे के 30 प्रश्न पार्ट 2 में हल करते हैं। इसके पहले के कुछ वीडियो जो है हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से बाकी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही 50 प्रश्नों की जो 6000 प्रश्नों की सीरीज हम चला रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। इन सभी की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें और अपनी तैयारी जारी रखें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी के लिए पुनः नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपको जरूर चैन दिलाएं और आपका सिलेक्शन वर्ग 2 हिंदी साहित्य से हो और आप हिंदी की सेवा के लिए जीवन भर के लिए जो है पदस्थ हो जाएं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। साथियों, कल हमने 30 प्रश्न हल कर लिए थे। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 और सीरीज के क्रम में प्रश्न नंबर 31 है, जो भाषा शिक्षण के बोलचाल के सिद्धांत के द्वारा क्या होता है, हमको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, भाषा सीखने में कम समय लगता है, भाषा सीखने में अस्थिरता होती है, भाषा सीखने में कठिनाई होती है, या भाषा सीखने में अधिक समय लगता है। तो भाषा शिक्षण के बोलचाल के सिद्धांत के द्वारा होता क्या है, इस प्रश्न का राइट उत्तर है भाषा सीखने में कम समय लगता है। जो हमारा इसका उत्तर होगा, भाषा सीखने में जो है कम समय लगता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट उत्तर होगा, भाषा सीखने में कम समय लगता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो उदाहरण है इनमें से कोई नहीं, दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या श्रव्य सामग्री। काफ़ी सरल से प्रश्न हमसे साहित्य में पूछे जाते हैं। रेडियो जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत आता है और इसमें केवल हम किसी भी बात को सुन सकते हैं, इसलिए प्रश्न नंबर 32 का जो राइट उत्तर है वह होगा श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कथाकार प्रेमचंद का जन्म इनमें से किस गांव में हुआ था? तो जो है कथाकार प्रेमचंद जो है कथा सम्राट कहे जाते हैं, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। बनारस, इलाहाबाद, लम्ही या मेदिनीपुर, तो इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था लम्ही गांव में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है लम्ही गांव में हुआ था, हम इसको याद रख लें। कई बार हमें कवियों के लेखकों के जीवन परिचय भी थोड़े थोड़े पढ़ने चाहिए। हम जो है आपके लिए कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के लिए जितने भी चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर का प्रतिदिन एक जो है कवि परिचय का भी सेशन लेके आने वाले हैं, जिसमें हम आपको कवि परिचय पढ़ के बताएंगे और उनसे संबंधित कुछ रचनाएं आपको बताएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। संपादक को लिखे जाने वाले स्पष्टीकरण पत्र का मूल उद्देश्य क्या होता है? जब हम संपादक को कोई पत्र लिखते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? भ्रांतियों का प्रतिवाद करना, उत्तर मांगना, इतिहास बताना या विज्ञापन देना। तो साथियों, हमारे लिए यदि मान के चलिए कोई स्पष्टीकरण का आदेश आया है या कोई स्पष्टीकरण का कारण जो है हमारे खिलाफ कोई पत्र निकल गया है कि हम इस चीज़ के लिए स्पष्टीकरण दें, हमसे स्पष्टीकरण ही इसलिए मांगा गया है क्योंकि संबंधित जिसने हमको पत्र भेजा है वह भ्रम में है कि सही क्या है और गलत क्या है, आके हम उसको स्पष्ट करें। तो उसके मन में जो भ्रांतियां हैं उनके प्रतिवाद करना, उनके भ्रांतियों को दूर करना, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहना कि जो आपने हमारे बारे में सुना है, जो आपके मन में हमारे प्रति भ्रांतियां हैं, ये उसका स्पष्टीकरण है, ऐसा नहीं ऐसा है, तो ये होता है स्पष्टीकरण। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं? प्रश्न नंबर 35 का राइट उत्तर है, बच्चे भाषा का जो
प्रयोग करते हैं, केवल सुनकर, केवल लिखकर, केवल बोलकर। तो ये तीनों ही प्रयोग बच्चे करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक मगड़, एक भगण, एक नगड़, 2 तगड़ और 2 गुरु होते हैं तथा वह 17 वर्णों का होता है? इस प्रश्न का जो हमारा राइट उत्तर है वह है मदाक्रांता छंद। मंद्राकांता छंद जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, जिसमें एक मगड़ होता है, एक भगण होता है, एक नगड़ होता है, 2 तगड़ होते हैं, 2 गुरु होते हैं। यदि आप एक शब्द याद कर लें, इमाता राज भान सलगा, वहाँ से आपको इगड़ मगड़ तगड़ जो भी होते हैं पूरे के पूरे 8 गण आपको याद आ जाएंगे। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली की फैलाता। इस प्रश्न का हमको राइट उत्तर बताना है, यहाँ पे कौन सा गुण है। फिर से एक बार कविता को पढ़ लेते हैं। वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता। साथियों, यहाँ पे करुण रस हमको निकल के आ रहा है, थोड़ा सा दुख वाला भाव आ रहा है, थोड़ा सा शांत वैराग्य का भाव आ रहा है। तो यहाँ पर होगा प्रसाद गुण। जो गुण होते हैं 3 होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। जहाँ पे वीरता की बात हो, क्रोध की बात हो, वहाँ पर ओज गुण होगा। जहाँ पर श्रृंगार की बात हो, वहाँ पर माधुर्य गुण होगा। जहाँ पर करुणा की बात हो, वैराग्य की बात हो, वहाँ पर प्रसाद गुण होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट उत्तर है प्रसाद गुण। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा गुण है? कंकन किनिक नूपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानह मदन दुदुम्ब दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। इस प्रश्न का हमको राइट उत्तर बताना है कि यहाँ पर कौन सा गुण है। साथियों, आपको गुण भी पढ़ लेने हैं, शब्द शक्ति भी पढ़ लेनी है। सबके बारे में हम एक एक विस्तार से वीडियो लेके जरूर आएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिर से एक बार हम इस दोहे गुण को पढ़ लेते हैं। पहले, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानह मदन दुदुम्ब दीनी, मनसा विश्व विजय कर कीन्ही। यहाँ पर कौन सा गुण है? तो साथियों, यहाँ पर है माधुर्य गुण। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर है। अब बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरकारी पत्र का प्रकार नहीं है? शासनादेश, परिपत्र, पल्लवन या ज्ञापन। तो सरकारी पत्र का कौन सा जो है प्रकार नहीं है, हमको बताना है। सरकारी पत्र में देखो, शासनादेश है, ज्ञापन है, परिपत्र है, ये सभी जो है आपके शासन के आदेश हैं। लेकिन पल्लवन कहलाता है किसी बात को और विस्तार करना, ये पत्र नहीं कहलाता। जैसे कि हमने कोई शब्द लिखा, उस शब्द को और विस्तार देना वो कहलाता है पल्लवन, और कोई बड़ा विस्तार से वाक्य लिखा है उसको संक्षेप में लिखना वो कहलाता है संक्षिप्तीकरण। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कहानीकार नई कहानी के आंदोलन से नहीं जुड़ा था? हमें बताना है कौन से कहानीकार हैं जो नई कहानी के आंदोलन से नहीं जुड़े थे। निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, अमरकांत या जयशंकर प्रसाद। तो जो जयशंकर प्रसाद हैं यह नई कहानी से नहीं जुड़े थे, और इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाषा का तत्व नहीं है? हमें बताना है निम्न में से कौन सा भाषा का तत्व नहीं है। भाषा असामाजिक होती है, भाषा ध्वनिमूलक होती है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा एक प्रतीकात्मक होती है। साथियों, भाषा बिल्कुल ध्वनिमूलक होती है, भाषा एक व्यवस्था है, बिल्कुल है, भाषा प्रतीकात्मक भी होती है, लेकिन भाषा असामाजिक नहीं होती। व्यक्ति असामाजिक हो सकता है, उसके द्वारा बोले गए शब्द असामाजिक हो सकते हैं, लेकिन भाषा असामाजिक नहीं होती है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट रूप से मना कर देना है? कुआं खोदना, कोरा जवाब देना, कीड़े काटना,
या कोई कसर ना छोड़ना। साथियों, तो जब हमसे कोई चीज़ मांगता है और उसको हम मना कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कोरा जवाब देना, अंगूठा दिखाना। इस तरीके के मुहावरे होते हैं किसी चीज़ के लिए स्पष्ट रूप से मना कर देना। तो कोरा जवाब देना इस मुहावरे का राइट अर्थ होगा कि किसी को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो मना कर देने का मतलब होगा कोरा जवाब देना। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महाप्रबंधन का भेद नहीं है? हमको बताना है निम्न में से कौन महाप्रबंधन का भेद नहीं है। महाकाव्य, खंडकाव्य, पुराण या आख्यान। तो जो महाप्रबंध होते हैं, महाकाव्य की श्रेणी के अंतर्गत ही ये सब चीज़ें आती हैं। तो जो महाप्रबंधन का भाग नहीं है, महाप्रबंध का भाग नहीं है, वह है खंड प्रबंध। प्रबंध काव्य दो तरीके के होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो महाकाव्य के अंतर्गत इसी को हम महाप्रबंध भी कहते हैं। तो खंड काव्य जो है अलग चीज़ है। महाकाव्य, पुराण और आख्यान एक ही चीज़ या एक ही कैटेगरी में रखे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ऐसे प्रश्न आपको डायरेक्ट किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा, डायरेक्ट किसी किताब में देखने को नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न हमको केवल पुराने पेपरों से ही हल करके मिलते हैं, इसलिए इनको हल करना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है? कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है? केवल वार्तालाप, केवल सत्संग, केवल भाषण। जब हम वार्तालाप करेंगे तो मुँह से ही बोलेंगे, केवल सत्संग करेंगे तो भी एक दूसरे से बातचीत करेंगे, और केवल जब हम भाषण देंगे तब भी हम जो है बोल करके ही देंगे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर होगा। सभी चीज़ें जो है, चाहे वार्तालाप करना हो, सत्संग करना हो या भाषण देना हो, सभी मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है? वह पेड़ उग आया है जो तुमने लगाया था। दुर्ग से कुछ दूर 20 फुट ऊंचा स्तंभ था। मैं जानता हूं कि वह कहीं चला गया है। यहाँ पे जनता नहीं है, जानता होगा। जब वह आएगा तब मैं चला जाऊंगा। तो हमको बताना है कि मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा नहीं है। नहीं शब्द हमसे कई बार छूट जाता है और नहीं के चक्कर में हमारा उत्तर गलत हो जाता है, इसलिए नहीं को हमें बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि जब भी हम प्रश्न पढ़ते हैं हमको नहीं बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो इसको हमें बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है। तो मिश्र वाक्य जो नहीं है, दुर्ग से कुछ दूर 20 फुट ऊंचा स्तंभ था, यह जो है मिश्र वाक्य नहीं है, यह संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन से हैं? जैसे जो से जुड़ा है, की से जुड़ा है, तब से जुड़ा है, तो इस तरीके के वाक्य कहलाते हैं मिश्र वाक्य। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दुर्ग से कुछ दूर 20 फुट ऊंचा स्तंभ था। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भक्तिकालीन कवि पहले सगुण थे किंतु बाद में निर्गुण हो गए? कितना अच्छा प्रश्न है। ऐसे कौन से कवि हैं जो पहले सगुण थे बाद में निर्गुण हो गए? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, नामदेव। नामदेव भक्त कवि जो थे पहले सगुण भक्ति धारा में थे, बाद में जो है उन्होंने अपनी विचारधारा बदली और वह निर्गुण हो गए। जैसे लोग पार्टी बदल देते हैं राजनीति में, वैसे ही इन्होंने अपनी विचारधारा बदल दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से निबंधकार ललित एवं सांस्कृतिक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं? तो इस प्रश्न के ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ललित एवं सांस्कृतिक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 इनके प्रमुख निबंध हैं। शिरीष के फूल, अशोक के फूल इन्हीं की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। एक बार फिर से इनको पढ़ देते हैं। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। जो इस छंद में जो इस पंक्तियों में छंद है
वह है गीतिका छंद। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट उत्तर है। कुंडल छंद, दिक्पाल छंद, रोला छंद, गीतिका छंद। तो जो यहाँ पे गीतिका छंद है, साहित्य की तैयारी करने वाले बहुत अच्छे से 3 टॉपिक पढ़ लें, रस, छंद और अलंकार, जिसमें छंद और अलंकार सबसे महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सूफी कवि एवं उनकी रचनाओं के असंगत युग्म को छांटिए। सबसे पहला नाम है चंदायन, मलिक मोहम्मद जायसी, ज्ञानदीप शेख नबी, मधुमालती मंझन और चित्रावली उस्मान। तो जो है चंदायन की रचना चंदायन मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। चंदायन जो है वह मुल्ला दाऊद की है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लें। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन और हिंदी का ये पहला सूफी काव्य भी माना जाता है मुल्ला दाऊद का। ज्ञानदीप शेख नबी की है, मधुमालती मंझन की है, चित्रावली उस्मान की है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमको इसमें असंगत युग्म बताना था। असंगत मतलब गलत बताना था। गलत कौन सा है? 1, क्योंकि चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की। और मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है वो है पद्मावती। पद्मावती के ऊपर लिखा गया काव्य पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में व्याकरण से जुड़े शिक्षण उद्देश्य बताइए। केवल ज्ञान, केवल कौशल, केवल ज्ञान प्रयोग। तो जो व्याकरण जब हम पढ़ाते हैं तो सभी उद्देश्य हमारे होते हैं कि बच्चे के अंदर ज्ञान भी आए, भाषा कौशल भी विकसित हो और उसका वह प्रयोग भी कर सके। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? कल्याणी, जयवर्धन, परख और गुनाहों का देवता। हमें बताना है कौन सा इसमें से उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट उत्तर है। साथियों, हमारा राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गुनाहों का देवता जो है जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास नहीं है, बल्कि गुनाहों का देवता जो है वह धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। कल्याणी, जयवर्धन, त्यागपत्र, सुनीता, परख, ये सब की सब जो रचनाएं हैं वह जैनेन्द्र कुमार की हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न रचनाओं में कौन सी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की नहीं है? प्रेम तरंग, प्रेम पचीसी, प्रेम सरोवर या प्रेम माधुरी। हमको बताना है कौन सी रचना जो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है प्रेम पचीसी। प्रेम पचीसी जो रचना है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह किसका कथन है? यशपाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या जैनेन्द्र कुमार। तो सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह जो कथन कहा है वह कहा है मुंशी प्रेमचंद ने। साथियों, इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। केवल ये प्रश्न हमको पहली बार केवल किसी पेपर में देखने को मिलते हैं, इसलिए पुराने प्रश्न लगाना बहुत जरूरी है। इनको आप बहुत जल्दी देख लें और लोगों तक शेयर भी कर दें। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्रेमचंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण बताइए। प्रगतिशील विद्यालय, जन विद्यालय, सामान्य विद्यालय या फैक्ट्री विद्यालय। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है, जॉन ड्यूवी ने जो विद्यालय की स्थापना की थी वह थे प्रगतिशील विद्यालय। प्रश्न नंबर 54 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, प्रगतिशील विद्यालय, जिसका समर्थन किया था जॉन ड्यूवी ने। अभी हम ये मान के ना चलें कि हमसे शिक्षण शास्त्र नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये चयन परीक्षा है। बिल्कुल पूछा जा सकता है, पहली बार भी, दूसरी बार भी, इसलिए सारे प्रश्नों को बहुत गंभीरता से आप लें। हमारा अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित वकील किस शैली में रचित है? वकील एक इनकी रचना है। हमको बताना है ये किस शैली में लिखी गई है। तो जो ये लिखी गई है यह लिखी गई है वर्णनात्मक निबंध शैली में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर है। बालकृष्ण भट्ट की रचना है वकील, जो कि वर्णनात्मक निबंध शैली में लिखी गई है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य में निम्न में से कौन से प्रतीक सर्वाधिक प्रयोग हुए हैं? प्रश्न नंबर 56 का हमारा राइट उत्तर है, महादेवी वर्मा के काव्य में सबसे
जो अधिक प्रयोग किए गए हैं जो प्रतीक वह है दीपक और बादल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट उत्तर है। महादेवी वर्मा छायावाद की स्तंभकार कवियों में वर्मा, पंत निराला और प्रसाद में महादेवी वर्मा जो है प्रमुख हैं। मुख्य तौर पर जो है 4 कवि हैं, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। इसमें चारों में एकमात्र कवियत्री महादेवी वर्मा ने जिन्होंने छायावाद का प्रतिनिधित्व किया। इनके प्रतीक रहे दीपक और बादल। मैं नीर भरी दुख की बदरी, इनकी एक लाइन बहुत फेमस है। प्रश्न नंबर 56 का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद काव्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने शोषण का विरोध किया। प्रगतिवादी कवियों ने सामान्य मनुष्य के संघर्षों को अपनी कविताओं में स्थान दिया। प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण अपनी कविताओं में किया। प्रगतिवादी कवियों ने सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया। प्रश्न नंबर 57 का हमको उत्तर बताना है कि इनका सही उत्तर क्या है। तो इनमें से जो है हमको नहीं बताना है। प्रगतिवादी काव्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं हमको बताना है। तो जो प्रगतिवादी काव्य था उन्होंने शोषण का खूब विरोध किया, ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा प्रगतिवादी कवियों ने सामान्य मनुष्य के संघर्षों को अपनी कविताओं में स्थान दिया, ये भी बिल्कुल अच्छी बात है और ऐसा इन्होंने किया। प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण अपनी कविताओं में किया, ऐसा नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट उत्तर है। प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण, प्रकृति का चित्रण, ये सब छायावाद के कवियों ने किया। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उन कवियों में हुआ जो है प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण जो है प्रगतिवाद में नहीं हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार बंग महिला का असली नाम क्या था। हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार बंग महिला का जो राइट नाम है वह है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष के नाम से जो है एक बंग महिला के नाम से कविता लिखती थी। बाद में इनका नाम उजागर हुआ बंग महिला के नाम से कविता लिखती थी। बाद में इनका नाम उजागर हुआ राजेंद्र बाला घोष। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बंग महिला के नाम से जो कविता लिखती थी उनका नाम राजेंद्र बाला घोष है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी खालिस्तान तब कही जा सकती है जब वह जनता के स्तर पर संपर्क भाषा बन जाए। तो हमने पढ़ा है जब जो है जनता के स्तर पर कोई संपर्क भाषा बन जाए तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। और हिंदी तभी राष्ट्रभाषा कही जाएगी जब पूरे देश में जनता से संपर्क करने लगे, जनता संपर्क भाषा में हिंदी का प्रयोग करने लगे। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रभाषा। हमारा अंतिम प्रश्न है, मनोवेगों के संस्कार रूप में प्रतिष्ठित स्मृत और पुनः अनुभूत स्वरूप हैं। जो मनोभाव है, मनोवेग हैं, उनके संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित स्मृत और पुनः अनुभूत स्वरूप हैं भाव तत्व, कल्पना तत्व, अर्थ तत्व या बुद्धि तत्व। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है भाव तत्व। हमारे मनों में जो भी आते हैं, मन में ही भाव आते हैं, वही प्रतिष्ठित होते हैं, वही याद रहते हैं और वही पुनः हमें जो है अनुभूत करते हैं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भाव तत्व। इसी के साथ हमने 9 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को 2 भागों में हल कर लिया है। अगला वीडियो हमारा रहेगा 9 मार्च की सेकेंड शिफ्ट का और फिर 10 मार्च के रहेंगे हमारे 4 वीडियो। इसके साथ हम पूरे प्रश्न हल कर चुके होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए जुड़े रहें। जैसे ही ये पुराने वीडियो हमारे समाप्त हो जाते हैं फिर हम इसकी जगह कोई नई सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपको मिसलेनियस हिंदी के टॉपिक पढ़ाएंगे। कभी हम बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं, कभी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, कभी महत्वपूर्ण लेखक, कभी महत्वपूर्ण पंक्तियां जो हमसे पूछी जाती हैं और अदर स्टेट के पुराने सब्जेक्ट्स के पेपर लेके आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।